चैप्टर 2 कंपनीज, क्या लिखा है, एंटिटीज। अब ये आपको पूरा का पूरा कंपनी लॉ याद दिलाएगी। कंपनी लॉ में भी कौन से चैप्टर, 2 एंड 3। चलो क्या बताएंगे ये तुम्हें, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, प्रोड्यूसर, सेक्शन 8 कंपनी, फॉरेन कंपनी, निधि, मेमोरेंडम, आर्टिकल। क्या चैप्टर 2 और चैप्टर 3 याद आ रहा है, पक्का? चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, पूरे कंपनीज एक्ट और उसके रूल्स, यही पढ़ने वाले। अभी तुम्हें कंपनी का मीनिंग बता रहे, कम लैटिन टर्म से आया है, याद आ रहा है कुछ, कम एम्पनीज, साथ में ब्रेड खाना, धीरे धीरे गैदरिंग बढ़ी, है ना। ये हिस्ट्री अब क्या हम इसमें पढ़ेंगे, सिविल में पढ़ेंगे, कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलो ये लीगल कंपनी, स्टेटस ऑफ द कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, क्या है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, परपेचुअल, सेपरेट, ट्रांसफरेबिलिटी, कैपेसिटी। पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाली। प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 3 कंपनी 3 तरीके से बन सकती है, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। भैया पब्लिक में 7 चाहिए, प्राइवेट में 2 चाहिए, ओपीसी में 1। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी, क्या सेकंड चैप्टर याद आ रहा है। कंपनी के टाइप, स्टैट्यूटरी कंपनी होती है, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, याद आया, पक्का। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बाय गारंटी, अनलिमिटेड, ये देखो आ गया सेम चैप्टर 2। अगर भूल गए हो तो इसे देख लो, सेम ही है। सेक्शन 8 कंपनी, अब क्या सेक्शन 8 कंपनी की डेफिनेशन बताने की जरूरत है। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, प्रोड्यूसर, निधि कंपनी, लिस्टेड, स्मॉल कंपनी। याद है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या थी, बताओ। पेडअप कितना, 4 करोड़, जो सीजी चाहे तो 10 कर सकती है। टर्नओवर, जो आगे चलकर सीजी, बुक में क्या लिखा जा रहा है देख लो, सही लिखा है, चेंज कर दिया, मतलब सही कर दिया, ठीक है। चलो जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, ये कवर नहीं होती स्मॉल कंपनी में। याद आ रही है ना डेफिनेशन, क्या एक एक 1 बाय 1 लाइन पढ़ाने की जरूरत है क्या। प्राइवेट कंपनी की फिर से डेफिनेशन दे दी, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, याद है, पूरा प्राइवेट कंपनी फिर से बताया। प्राइवेट कंपनी के कुछ टाइप बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, ये प्राइवेट कंपनी होती है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। चलो क्या बोल दिया भैया, मास्टर डेटा से निकाला। अब क्या है, पब्लिक कंपनी, क्या होती है पब्लिक कंपनी, जो प्राइवेट नहीं होती है। और पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडरी प्राइवेट है तो भी मान लिया जाएगा कि वो क्या है, पब्लिक। याद आ रहा है, कुछ एग्जांपल्स बताएं। ओपीसी बताओ जरा, ओपीसी क्या होता है। अब मुझे बताओ, ओपीसी की ब्रीफिंग थी क्या फर्स्ट चैप्टर में। स्कैनर में कुछ एक दो क्वेश्चन आ गए थे, तुमने कहा था दीदी ओपीसी की इतनी डिटेलिंग नहीं दे रखी है, लेकिन ओपीसी की डिटेलिंग यहाँ दे रखी है। चैप्टर 2 कंपनी लॉ में ओपीसी की डिटेलिंग नहीं दे रखी, डेफिनेशन दे रखी ठीक है ना तुम्हारे पास तो कंपनी लॉ। ओपीसी की डिटेलिंग वहां नहीं दे रखी, यहाँ दे रखी है। लेकिन क्या ऐसी कुछ खास बात है, ओपीसी का तो मीनिंग समझाने की तो जरूरत नहीं है ना, 1% कंपनी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द ओपीसी में नॉट बी इंक्लूड, ओपीसी को क्या बोल दिया, आपको क्या देने की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। मेमोरेंडम जो ओपीसी का होता है, इंडिकेट द नेम ऑफ एक अदर पर्सन भी होता है। क्या तुम्हें मेमोरेंडम याद आ रहा है, क्या होता है मेमोरेंडम में, सबसे पहले नेम क्लॉज, फिर सिचुएशन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लाइबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर सब्सक्राइबर। कंपनी अगर ओपीसी है तो एक और एक्स्ट्रा क्या, नॉमिनी, ठीक है। तो ये शॉर्ट में, अगर ये एकदम शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट में ये है, ये 9 बातें। पहला, ओपीसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी तो चाहिए ही चाहिए। कंपनी में एक्चुअली में जहां कहीं भी कंपनी का नाम लिखा होगा, ब्रैकेट में ओपीसी लिखा रहता है। अगर आईटेक्स कंपनी ओपीसी तो लिखा होगा, आईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, आईटेक्स ब्रैकेट में ओपीसी, ठीक है, फिर लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ब्रैकेट में हमेशा लिखा होता है, ठीक। तुम्हारी अगर बुक की लैंग्वेज रीड करूं, थर्ड वाला पॉइंट, जरा बुक की लैंग्वेज रीड करो, क्या लिखा है, द वर्ड ओपीसी शेल बी मेंशन इन द ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी। नाम जो होगा उसमें नीचे नीचे इन्होंने बोला कि लिखा होना चाहिए ओपीसी, मतलब नाम में ओपीसी लिखा होना चाहिए। wherever it use name is used printed हो, एफिक्स हो, या फिर जो भी इंग्रेव्ड हो, क्या ये बात समझो, ओपीसी हमेशा नाम के साथ लिखा होता है। डन, चलिए नेक्स्ट, एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा, सीएस। लेकिन कंपनी अगर छोटी है, कंपनी छोटी है,
सीएस नहीं है तो कौन, सोल डायरेक्टर, ओपीसी है ना, मिनिमम कितने डायरेक्टर, सिंगल, जब सिंगल मिनिमम है तो वही करेगा, ठीक। रेजोल्यूशन, ओपीसी है, ये ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होगा जरा बताओ मुझे, है क्या पॉसिबल? ऑर्डिनरी में तो 51 चाहिए, स्पेशल में तो 75, भैया 100% मेरे पास ही है, मैं सिंगल ओपीसी, ठीक है। तो साफ बोलो ऑर्डिनरी स्पेशल इसको वैलिड माना जाएगा, बस सोल मेंबर क्या करेगा, मिनट बुक में लिख देगा, साइन कर देगा, नो नीड टू बी, अलग से मीटिंग होगी ही नहीं, इनकी मीटिंग ही नहीं होगी तो रेजोल्यूशन कहां से होगा। लेकिन जहां जहां लिखा है ना नॉर्मली यहाँ पे ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस पास होना चाहिए, तो ओपीसी अलग से लिख देगी, भैया मैं तो ओपीसी हूँ, ऐसे साइन करके एक सिंगल मेंबर दे देगा, मान लिया जाएगा, वही 100% रिजॉल्व हो गया, डन। बोर्ड डिसीजन, अगर कंपनी में एक ही बोर्ड है, सॉरी एक ही डायरेक्टर है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, मान लो भी एक ही डायरेक्टर है, तो वो भी साइन कर कर मिनट्स को वैलिड कर देगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग कैसे होगी, बोर्ड मीटिंग भी पॉसिबल नहीं है ना अगर सिंगल डायरेक्टर है, तो वो भी उन्होंने कहा वो भी मिनट में साइन कर देगा। ऐसे ही जनरल मीटिंग पॉसिबल नहीं है तो वो भी क्या करेगा, मिनट्स में साइन करके कंफर्म करेगा कि आप इकलौते हैं, आपने साइन कर दिया, आपके नोट में सारी बातें हैं, क्लियर है। अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ अप्रूव होते थे, एजीएम में होते थे, मीटिंग में बहुत सारे लोग को बुलाया जाए, सिंगल मेंबर है ना, मेंबर के लिए कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सोल डायरेक्टर बिफोर सेंडिंग टू ऑडिटर, ऑडिटर को देने से पहले, याद करो हमने पढ़ा था, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को देने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करते थे, पूरी लिस्ट थी साइन करने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। चलो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन सिग्नेचर किसके होते हैं, चेयरपर्सन को ऑथराइजेशन देती तो वो, अदरवाइज दो डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी, एंड उसके अलावा सीएफओ सीएस, याद आ रहा है पक्का। तो भाई यहाँ पे इतने सारे लोग, इन्होंने कहा भैया आपका तो सिंगल डायरेक्टर है, ठीक है, ओपीसी सोल डायरेक्टर है, साइन करो, खत्म। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल्स, ओपीसी मस्ट बी फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रजिस्ट्रार 180 डेज। अब ओपीसी को इन्होंने कहा कि आपके तो केस में क्या है, आप ही हो तो आपको हम 180 डेज दे रहे हैं, वहां से आप आरओसी को फाइल करो। बोर्ड मीटिंग, ओपीसी स्मॉल डॉर्मेंट कंपनी, इनको साल भर में हाफ हाफ ईयरली में एक, और पूरे साल भर में दो मीटिंग करनी पड़ती है, और गैप कम से कम 90 डेज का। लेकिन बोर्ड मीटिंग तब जब एक से ज्यादा डायरेक्टर हो, अगर एक से कम है तो क्या वो फॉर्मेलिटी करने की जरूरत है क्या, नहीं। बात समझ में आ रही है। ओपीसी की डिटेलिंग आपके कंपनी लॉ में नहीं दे रखी तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़कर आपको समझ में नहीं आए, ये चैप्टर 95% सेम है जो भी आप कंपनी लॉ में पढ़ते हो। वो 5% मैंने क्यों अलग रखा, क्योंकि जो रूल्स है ये ज्यादा रूल्स यहाँ पे बता देंगे प्रोसेस वे में, प्रोसेस वे में, ठीक है। चलो ओपीसी की डिटेलिंग पढ़ ली, पक्का। अब क्या निधि कंपनी और निधि कंपनी की डिटेलिंग पढ़ी थी, निधि कंपनी पढ़ा था, क्या होता है निधि कंपनी बताओ, जो सेविंग के लिए है ना, थ्रिफ्टिंग के लिए होती है, आपस में मेंबर्स देते हैं एंड ऑल, ठीक है। अब देखो अभी मैं पूरा तुम्हें चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ, निधि कंपनी बताया, और निधि कंपनी की क्या बता दी, पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो चलो निधि कंपनी की डिटेलिंग आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी कंपनी लॉ में, नहीं पढ़ी, ओपीसी की डिटेलिंग नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा दी, ऐसे ही निधि कंपनी की नहीं पढ़ी, तो अभी मैं बस मार्क करते जा रही हूँ कि जो जो चीजें पढ़नी है अभी, ठीक है। जो वहां नहीं है मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, लेकिन जो वहां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल, वो सब मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली रिपीट नहीं हूँ, वो सेम ही रहेगा, ठीक। चलो तो अब मैं ब्लू कलर से जो हाईलाइट करूंगी वो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक। चलो तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निधि कंपनी मैं पढ़ाऊंगी, ओपीसी मैंने अभी पढ़ा दिया, यहां से स्टार्ट कर, ठीक है, ओपीसी पढ़ा दिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक बताओ, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी का मीनिंग समझते हो, क्या डिटेलिंग पढ़ी है सेक्शन 8 कंपनी की, डिटेलिंग नहीं थी, एक काम करो कंपनी लॉ खोलो ना। चलो ध्यान देंगे, सेक्शन 8 कंपनी डिटेल नहीं, ठीक है, तो इसकी डिटेलिंग पढ़ाऊंगी मैं। प्रोड्यूसर कंपनी की भी डिटेलिंग नहीं है, यहीं पढ़ेंगे। फॉरेन कंपनी की भी डिटेलिंग, हाँ। चलो अब यहाँ पे जितना मार्क किया वो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब आ जाओ, यहां से सारी चीजें पढ़ी हुई है, मेमोरेंडम की तो पूरी डिटेलिंग पढ़ी है, अब तुम्हें ये मेमोरेंडम का मीनिंग बताएंगे, थर्ड चैप्टर पूरा का पूरा, ठीक है। मेमोरेंडम के कंटेंट याद आ रहे, ये पढ़ चुके हो आप लोग।
नेम क्लॉज। अब एक एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं ये लोग। याद करो सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 कुछ याद आ रहा है कि भैया नेम क्लॉज में प्राइवेट लिमिटेड होता है, पब्लिक लिमिटेड, सॉरी लिमिटेड। सेक्शन 2 सॉरी सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 याद आ रहा है। नाम आइडेंटिकल, नियरली असेंबल नहीं होना चाहिए, याद आया। ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। ओ मेरे महान बच्चों याद आ रहा है। अब रूल 8 में इन्होंने एक एक एग्जाम्पल दे देकर बताया आपको। बस आपकी जो बुक का कंपनी लॉ का जो प्रेजेंटेशन था उसमें एग्जाम्पल उतने नहीं दिए थे जितना इन्होंने प्रेजेंटेशन वाइज एग्जाम्पल दिया। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, क्या डिफरेंस है एस का? क्या ऐसे नाम रख सकते हो? नहीं, बस यहाँ पे एग्जाम्पल देके बता रहे। ये एबीसी और इस एबीसी में डिफरेंस क्या है? डॉट डॉट लगा दिए। तो यहाँ पे बस एग्जाम्पल का डिफरेंस है। रूल 8 में पूरी लिस्ट दे रखी है, पढ़कर आओगे पूरा, इसे पढ़ोगे वो चैप्टर अपने आप रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हाँ धुंधला होता जाता है जितना तुम लोग आगे पढ़ते जाते हो। रूल 8 में पूरा बता के रखा है कि क्या क्या आइडेंटिकल माना जाएगा, किसे आइडेंटिकल माना जाएगा, ये प्रॉपर पढ़कर आओगे। अनडिजायरेबल नेम जो रूल नंबर 8A में दे रखा है, क्या क्या पढ़कर आओगे? आज का होमवर्क बता रही हूँ। होमवर्क क्या है? रूल 8 पढ़कर आओगे। रूल 8A, 8A क्या बोल रहा है? अनडिजायरेबल नेम। रूल 8 की हेडिंग क्या थी? रूल ए की हेडिंग बताओ। आइडेंटिकल, किसे आइडेंटिकल बोलते हैं? एग्जाम्पल देके बताए, ठीक है? रूल 8A क्या लिखा है? अनडिजायरेबल नेम। क्या क्या अनडिजायरेबल है इन्होंने कहा भैया एक्ट में बता के रखा है, सेक्शन 3 में लिस्ट दे रखी है, नेम इंक्लूड, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड जो है ये पूरी लिस्ट। फिर रूल 8B हेडिंग, द वर्ड एंड एक्सप्रेशन ओनली, जो आपको क्या करना पड़ेगा? सीजी से पूछकर ये भी पढ़ के आओगे। जैसे कि बोर्ड, आप अपने कंपनी के नाम पे बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, नेशनल, यूनियन, सेंटर, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, ये नाम यूज कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? प्रेसिडेंट लिमिटेड रख देती हूँ मैं अपनी कंपनी का नाम, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो साफ इन्होंने बोला ये कुछ वर्ड एक्सप्रेशन यूज ओनली, आपको सीजी से परमिशन लेने को सीजी तुरंत मना कर देगा ऐसे नाम के लिए। कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो रख सकते हो ना, लेकिन आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो। ये पूरी लिस्ट पढ़ के आओगे, ठीक है? चलो वापस, रूल 8 हेडिंग बताओ। आइडेंटिकल। 8A अनडिजायरेबल। 8B वर्ड एक्सप्रेशन जिसके लिए आपको सीजी से पूछना पड़ता है। ये 3 लिस्ट है, ये तीनों लिस्ट आप पढ़ोगे क्योंकि हमने हमने जनरल वे में पढ़ा है, इन्होंने विथ एग्जाम्पल आपको समझाया, तो इसलिए रीड करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं जो समझ में नहीं आएगा, आपको पूरी रीड करना है। आपके कंपनी लॉ में ऐसी पूरी लिस्ट नहीं दे रखी थी, बस क्या बोल रखा है? प्रिस्क्राइब्ड है। उन्होंने ये जरूर लिखा था, रूल नंबर जरूर लिखा था, 8 लिखा था, 8A लिखा था, B लिखा था, जो प्रिस्क्राइब है प्रिस्क्राइब, वो प्रिस्क्राइब इन्होंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दे रखा है। तो इसीलिए यहाँ रीड करोगे ऑटोमेटिकली पूरा 100% कवर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? प्रिकॉशंस टेकन केयर बिफोर अप्लाइंग प्रपोज नेम। आपको नाम रखने से पहले प्रिकॉशंस लेने। क्या रिपीट मारा है इन्होंने? प्रपोज नेम आइडेंटिकल रिसेंबल नहीं होनी चाहिए, ऐसे वर्ड मत यूज करो जो ऊपर उन्होंने बताया सबका प्रिकॉशंस बना दिया। अगर आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है कि कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं, तो जो आपको वो जो 3 चीज मैंने बताया ना उनका ख्याल रखो। यही सारी चीजें उन्होंने ये लिख दी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो अब नाम के लिए अप्लाई करते, क्या कुछ 20 डेज याद आ रहा है? रिजर्व करते थे, क्या था 20 डेज का रिजर्वेशन? नाम के लिए मैंने अप्लाई किया, रन सर्विस यूज कर कर 20 दिन के लिए रिजर्व होती थी, जल्दी से फटाफट इनकॉर्पोरेट कर लो। मैंने तो 60 डेज भी बताया था, क्या था 60 डेज? कंपनी न्यू है, न्यू कंपनी है, तुमने अभी पढ़ा इसलिए जवाब दे पा रहे हो। तुम लोग बिल्कुल भूल गए हो, भूल गए हो। भाविका नहीं, विधि याद नहीं आ रही, शुरू याद आ रहा है बेटा? नहीं, अनुष्का याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चैप्टर 2 का टेस्ट, चैप्टर 2 का टेस्ट जल्द रखना है। अरे बोल रू टेस्ट रखना है, कब रखना है डिस्कस करेंगे अपन, लेकिन आगे पार्ट पीछे सा पार्ट तो हो रहा है ना। चलो वापस आ, जब भी हम कंपनी के लिए नाम अप्लाई करते हैं है ना, तो पहले नाम हमें वो मिल जाए, उसके बाद मेमोरेंडम बनाएंगे ना। कि पहले मेमोरेंडम बना दोगे, नाम में क्या लिखोगे, है ना? तो पहले नाम के लिए अप्लाई किया जाता है, एमसीए की वेबसाइट में जाकर नाम आपको मिल गया,
कि ये नाम आप यूज कर सकते हो। वो नाम 20 दिन के लिए हमारे लिए रिजर्व करके रखा जाएगा ताकि मैं फटाफट से इनका इनकॉर्पोरेशन कर दूं। अगर 20 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन नहीं किया तो वो नाम हट जाएगा, वो किसी और को भी मिल जाएगा जो अप्लाई कर दे। समझ में आए? लेकिन ये न्यू कंपनी के केस में, अगर आपकी कंपनी पुरानी कंपनी है, याद आया, तो आपको नाम दिया जाएगा, रिजर्व करने को बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन पुरानी कंपनी काम ज्यादा होते हैं तो आपको 20 दिन की जगह वो नाम रिजर्व कब के लिए रखा जाएगा? 60 डेज के लिए। याद आ गया? चलो, कॉमन रीजन क्यों कंपनी रिजेक्ट कर देगी, जरा खुद से सोचो, मत पढ़ो ये। क्यों? कंपनी नेम अप्लाई के लिए सेम होगा, किसी से आइडेंटिकल होगा, रिसेंबल होगा, पब्लिक इंटरेस्ट को शो कर रहा होगा कि भैया गवर्नमेंट कंपनी है, ऊपर जो भी पड़ा रूल 8, 8A, 8B, उन्हीं को तो मिक्स करके बोलना है, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग 2 मिनट 2 मिनट, पहले बताओ ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर? आप देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल गया क्या? हम ऑब्जेक्ट सिचुएशन, बताओ ना लाइको, ऑब्जेक्ट क्लॉज पूरा रिपीट है कि नहीं, पहले बताओ। लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल, बता दूं ना क्या क्या रिपीट है? सब्सक्रिप्शन, खत्म मेमोरेंडम, अब क्या है? हाँ लेकिन पढ़ लेना है ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन्होंने कहा अब हम पूरा आर्टिकल नहीं बताएंगे, ये आर्टिकल के क्लॉजेस दे रखे, फॉर्मेट, ये पूरे नाम याद है? अरे एडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी शेयर अलॉटमेंट। अब सुनो, तुमने पूरा कंपनीज एक्ट अभी नहीं पढ़ा है ना, लेकिन क्या 50-60% पढ़ लिया है? तो 50-60% के बेसिस में ये सारे नाम आपको समझ में आ रहे होंगे। ट्रांसफर, नॉमिनेशन, फॉरफीचर, ऑल्टर, बायबैक, जनरल मीटिंग, अभी जैसे ये चल रहा है तुम्हारा, है ना, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर कैपिटल चैप्टर, ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन। तो जो जो मीटिंग आप जैसे जैसे पूरा पढ़ोगे ना तो ये पूरे कंप्लीट नाम होते जाएंगे। इन्होंने कहा ये पूरा का पूरा आर्टिकल के तुम्हें हेडिंग्स दे दिए, डिटेल इन्होंने नहीं बताई। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज कंपनी लॉ में देख ली है, समझ ली है, ठीक। चलो, अब यहां पर टॉपिक बताओ नेक्स्ट क्या लिखा है। लेकिन क्या आपने ये पढ़ा है कि हम जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको हम ड्राफ्ट करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ टेबल होते हैं जिसे हमें कॉपी करना होता है। टेबल FGHI, ये देखो ये इनका J है ना, ठीक है। तो कौन सी कंपनी के लिए शर्म आती है और बोलते हो दीदी साथ में बैठने दो, ठीक है। चलो, समझा दिया ना, अब बताना थोड़ी देर में। चलो, अब कंपनी का पूरा रजिस्ट्रेशन, इन्होंने कहा हमने आपको इस चैप्टर में क्या बताया, अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी, कुछ कंपनी के टाइप जिनकी डिटेलिंग दे रखी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। किस किस की डिटेलिंग पढ़ाऊंगी बताओ? निधि कंपनी की, फॉरेन कंपनी की, सेक्शन 8 कंपनी की, 3 ही है क्या? प्रोड्यूसर कंपनी 4, ठीक है। इनकी डिटेलिंग मैं पढ़ाऊंगी। क्या मैं ये मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ाने वाली हूँ? नहीं, पूरा कॉपी पेस्ट है और आपने कंपनी में ज्यादा डिटेल में पढ़ रखा है। अब इन्होंने ये बोला कि कॉर्पोरेट एंटिटी, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में है। एक नाम का रिजर्वेशन, न्यू कंपनी, जरा बताओ कितने टाइम के लिए रिजर्व करके रखते हैं? 20 डेज के लिए। 20 डेज के लिए रिजर्वेशन हो गया, हमें नाम अलॉट हो गया, जिस दिन नाम अलॉट हुआ 20 दिन के लिए रिजर्व। फटाफट हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करोगे, डिन अलॉटमेंट, पैन चाहिए, कंपनी के नाम का पैन बनाओगे, कंपनी का नाम का टैन बनाओगे। पैन क्या होता है जरा बताओ? ये तुम ही लोगों के लिए मैंने रखा है ना, ये तुम जैसे ही लोगों के लिए है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। हाँ लो, अगर स्पाइस प्लस लिखा है तो फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। डिन मतलब क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। पैन मतलब क्या? परमानेंट अकाउंट नंबर। टैन क्या है? हाँ पल्लू, ध्यान दो, टैन मतलब क्या? टैक्स, डिडक्शन, कलेक्शन, अकाउंट नंबर। तो टी इतने सारी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तुम अपना खुद का बना लेना, लिखना लिखना टेन ही लिखा जाता है। क्या लिखा है? ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एक कंपनी को ये सारी जगह पर अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, क्योंकि ये कंपनी है, यहाँ पे एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड भी कटेगा,
तो ये एक नंबर लेना पड़ता है। आपका इंश्योरेंस भी होता है तो ये भी करना पड़ता है। जीएसटी तो जानते हो ना, ठीक है। जीएसटी इन मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। एसआरएन मतलब क्या, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। कोई बात नहीं, आओ इधर। अगर आपसे पूछा जाए एक कंपनी को एक्चुअल में इनकॉर्पोरेट करना है तो उसकी प्रोसेस है, पहले अंकुर पहले नाम को रिजर्व रखा जाएगा कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए, ठीक है। उस 20 दिन में ये सारे डॉक्यूमेंट है ना, अकाउंट भी खोल लेना, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट पहले तैयार रखना, फिर ये सारी चीजें दे देना किसको, आरओसी में रजिस्ट्रेशन करवा रहे आरओसी में देना, तब जाके आपकी कंपनी क्या होगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। तो जो फॉर्म है आपका, इस फॉर्म में ये सारी चीजें अटैच करनी पड़ती है, ये सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती है, ठीक। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, पहले बताओ। अब इन्होंने कहा कि नहीं, हम एक एक चीज को बताएंगे। क्या तुम एमसीए वेबसाइट को अच्छे से जानते हो, क्या मैंने प्रॉपरली दिखाया, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। चलो अब डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन के, इन्होंने कहा कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा है तो आपको क्या चाहिए, सब्सक्राइबर का क्या चाहिए, डिक्लेरेशन। ये सब्सक्राइबर कौन होते हैं, मेमोरेंडम का सबसे लास्ट सब्सक्राइबर, जिसमें वो सारे लोग होते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त, ठीक है। डिक्लेरेशन चाहिए किससे, डायरेक्टर से चाहिए। याद करो जब डायरेक्टर को अपॉइंट करते थे तो उसका हमें डिन चाहिए होता था, उसका कंसेंट चाहिए होता था, वो क्वालिफाइड है, ये सारी बातें चाहिए होती थी, ठीक है। डिस्क्लोजर दो डायरेक्टर, कहीं कोई इंटरेस्ट तो नहीं है तुम्हारा, हमें तुमसे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, एनओसी चाहिए। ये प्रॉपर्टी जिसमें मैं कंपनी का काम करने वाली हूँ, ये बिल्डिंग किराए की है भैया, उसके मालिक से एनओसी चाहिए कि वो यहाँ पे कंपनी का काम करे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, एनओसी लो। प्रूफ ऑफ द ऑफिस एड्रेस, बिजली का बिल एंड ऑल। बच्चों ये एक्चुअली में आपको बता रहे, कंपनी लॉ आपको बस लॉ बताता है, लीगल प्रोविजन बताता है ये सेक्शन क्या बोल रहा है, लेकिन सेटिंग अप जो ये चैप्टर है ये आपको पूरा प्रोसेस बता रहा है विद रूल्स। ये रूल्स डिटेल में ज्यादा बता रहा है, क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें वो एक्स्ट्रा बता रही है कि भैया ये डॉक्यूमेंट जब दोगे, ये तो साफ बोलते हैं 20 दिन का रिजर्व इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस करो, तो प्रोसेस का पार्ट है ये। कॉपी जो भी आपकी यूटिलिटी छोटे मोटे जो भी बिल्स होंगे है ना, जो डेली रूटीन का पार्ट होगा, ये दो। इनके सब्सक्राइबर डायरेक्टर नॉट हैव डिन, तो मैंडेटरी हमें डिन तो चाहिए, प्रूफ दो अपना अभी रेसिडेंशियल एड्रेस जब तक आपको डिन मिल रहा है। सारे सब्सक्राइबर के पास क्या होने चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। कॉपी ऑफ द पैन फ्रॉम द सब्सक्राइबर, उनके भी हमें पर्सनल भी पैन चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन ये सब दोगे तभी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, बात समझ में आ रही है। चलो उसके बाद ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट लिया आपने, स्पाइस प्लस था जो पार्ट बी, ये डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने आरओसी को दे दिया। ये उस 20 दिन की प्रोसेस बता रहे जिसमें आपको इनकॉर्पोरेशन करना है, पहले से डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके रखो ना सारी चीजें, ठीक। चलो अब फॉर्म कैसे भरोगे, ये फॉर्म की पूरी डिटेलिंग बताने लगे। जहां सब्सक्राइबर लिखा होगा मिनिमम, तो उसमें 7 लोग, 7 लोग कैसे प्रॉपर नाम लिखो, नाम लिख लोगे कि दिक्कत जाएगी नाम लिखने में, ऐसे टाइप करने में तुम्हें नाम लिखने में दिक्कत जाने वाली है। अब ये तुम्हें नाम लिखने की बात करे, डायरेक्टर्स की डिटेल भरो, डायरेक्टर में मैक्सिमम 20 डिटेल्स है ना, कम से कम जो 3 डायरेक्टर्स होंगे, एप्लीकेशन जो जिनके लिए डिन हमें चाहिए, अदर देन प्रोड्यूसर कंपनी, हम प्रोड्यूसर कंपनी की बात नहीं करें क्योंकि उसकी प्रोसेस अलग होगी। पर्सन कैन अप्लाई द नेम ऑल्सो, आप हो सकता है स्पाइस प्लस में या तो आपके पास दो चीजें, आप पहले नाम के लिए अप्लाई करो फिर फॉर्म भरो, या तो आप स्पाइस प्लस नाम के लिए भी उसी में अप्लाई कर दो और साथ में डॉक्यूमेंट भी दे दो, तो दो तरीके हैं, ठीक है। डीएससी होना चाहिए, फुल फॉर्म डायरेक्टर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, पैन टैन अभी बताया, अप्लाई एप्लीकेशन जीएसटी का अभी जीएसटी इन बताया, ये सारे ये सब बताए ना अभी, कि कुछ और बताए। इनकेस कंपनी इनकॉर्पोरेट 26 जनवरी 2018, नॉमिनल कैपिटल लेस देन, उस टाइम पे एक जो अमाउंट बोल रखा था उससे कम है, तो फिर ये वाली फॉर्मेलिटी। कुल मिलाकर आपको क्या बताया है, प्रोसेस नीचे शॉर्ट में बता दिया। ये एक सिंगल विंडो फॉर्म है जिससे आप क्या क्या कर सकते हो, स्पाइस प्लस से क्या क्या काम कर सकते हो। स्पाइस प्लस एक फॉर्म और 10 काम करता है, ठीक है। स्पाइस प्लस से कंपनी इनकॉर्पोरेट भी होती है, स्पाइस प्लस से आप एप्लीकेशन दे सकते हो डिन के लिए। मैं एज अ डायरेक्टर मेरे पास डिन नहीं है, तो इस फॉर्म से डिन के लिए अप्लाई भी किया जा सकता है। इस फॉर्म से
नेम अवेलेबिलिटी के लिए वाला भी काम किया जा सकता है। फर्स्ट डायरेक्टर, नो नीड टू फाइल सेपरेट फॉर्म। जब डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो अलग से फाइल करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई, बीच में कभी भी नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया तो आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास, DIR-12। न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन स्पाइस प्लस हो रहा है तो डायरेक्टर तो तुरंत अपॉइंट भी हो रहा है, इसी में ही ये सारे काम भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, आपको सेपरेटली क्या बताने की जरूरत नहीं है, एड्रेस। स्पाइस प्लस में आप ये सारी इंफॉर्मेशन डालते हो, इसीलिए इसे बोला जाता है ये सिंगल विंडो फॉर्म है। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और क्या क्या करते हो, इसी में पैन और टैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इसी में GST इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सिंगल फॉर्म से सारे काम हो जाएंगे। कंपनी पुरानी है, बीच में करो तो इनका एक सेपरेट सेपरेट फॉर्म होता है। इन कॉर्पोरेशन के टाइम पे सारे इकट्ठा करके भी अप्लाई कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये ध्यान रखना, मेमोरेंडम आर्टिकल ये सब। प्रिपरेशन, क्या बोला? मेमोरेंडम आर्टिकल प्रिपेयर करो, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिकली भी और फिजिकल भी बना लोगे। मेमोरेंडम तो देखा ही है। चलो फिर पैन और टाइन की डिटेल्स, ये सब क्या आ गया? वही सारे डॉक्यूमेंटेशन जो आपने अप्लाई किया था, INC 32, ये सारे फॉर्म। फाइनली आपकी कंपनी बन गई है और कंपनी को क्या मिल गया? सिन मिल जाएगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट शेल बी जनरेटेड, सिन मिल जाएगा, ये सारी चीजें देंगे। सिन पैन 10 जिसके लिए भी अप्लाई किया था सब आपको मिल जाएगा। अब क्या सेक्शन 10A पढ़ा था? सेक्शन 10A ऐसे याद आ रहा है? ऐसे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, हेडिंग देखो क्या लिखा है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई उसी दिन से काम चालू कर देती है क्या? क्या करते थे? आपको एक सर्टिफिकेट देना होता था कि पैसे वैसे आ गए हैं, कुछ याद आ रहा है? कंपनी का आज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, मैं कल से काम कर सकती हूँ, क्वेश्चन ये है। कुछ थोड़ा सा धुंधला सा याद आ रहा है? जो वेरी गुड, पैसे पूरे आ गए हैं क्या, इसका एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था, याद आ रहा है? धुंधला सा, कोई बात नहीं। चैप्टर 1 2 3 सब एक साथ टेस्ट, जितना कुछ भी पढ़ा ना सब एक साथ टेस्ट लेना पड़ेगा। हाँ पूरी बुक ले लेती, चलो। हाँ नालायक, चलो याद करो। नहीं आया? अभी मान के चलो फ्रेश पढ़ रहे हो, सेक्शन 10 है, फ्रेश पढ़ रहे हो, सुनो। एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटिंग हैविंग शेयर कैपिटल नॉट कमेंस एनी बिजनेस एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर। बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई भी लोन वो नहीं ले सकते जब तक हमें डिक्लेरेशन ना मिले। फॉर्म INC 20A में डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा विद इन द पीरियड ऑफ कितने, 180 डेज। कितने? 180 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। आज इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिला, यहां से 180 दिन का, 180 डेज का समय है डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा, कंपनी सच फॉर्म वेरीफाइड, कंपनी सेक्रेटरी उसे वेरीफाई करेगा, CA या फिर CMA वेरीफाई करेगा रजिस्ट्रार को कि एवरी सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम पेड द वैल्यू ऑफ शेयर। जितना मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन में लिखा है कि इसने इतना शेयर लिया है, पैसा मिल गया है। डायरेक्टर डिक्लेरेशन दो, सब्सक्राइबर ने पैसे दे दिए। अगर सब्सक्राइबर ने पैसे दे दिए हैं, इसका डिक्लेरेशन दे दोगे तब काम चालू करोगे, नहीं तो तुम तो फॉर्मेलिटी के लिए बस मेमोरेंडम में लिखा, पैसे कहाँ हैं, पैसे तो गुल्ले। तो प्लीज ROC को रिपोर्ट करो, आपके पास 180 दिन का समय है, जब ये रिपोर्टिंग हो जाएगी तभी आप काम चालू कर पाओगे, बिना रिपोर्टिंग के काम चालू नहीं करेंगे। हम सब ने मिलकर एक कंपनी खोली, सबने बोला 10-10 हजार देंगे, ठीक है, मेमोरेंडम में लिख दिया, साइन मार दिया, दे दिया, पैसे एक्चुअल में अभी आए नहीं है या फिर एक्चुअल में आ गए, ठीक है। अगर आ गए हैं तो जैसी इनकॉर्पोरेशन कंपनी एक बार हो जाए तो सारे पैसा इकट्ठा आ गए हैं कंपनी में, हमने कंपनी के अकाउंट में रख दिया क्योंकि हमने कंपनी का अकाउंट खोला था। डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन लिखकर देगा, ROC को बताएगा कि पैसे आ गए हैं, अब हम काम चालू करें। सर्टिफिकेट आते ही काम नहीं चालू करना है, सर्टिफिकेट आ जाए उसके बाद आप डिक्लेरेशन दो। 180 डेज का समय, आप 10 दिन में दे दो भाई, 5 दिन में दे दो, आपकी मर्जी, लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना है, 180 डेज में डिक्लेरेशन दिया जाएगा। क्या डिक्लेरेशन दिया जाएगा? ये कि पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर अग्रीड टेकन बाय हिम ऑन द डेट ऑफ मेकिंग सच डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में हम ये बता रहे कि हमने सारे पैसे जितनी वैल्यू के लिखा था एज अ सब्सक्रिप्शन वो हम पूरा पे कर रहे हैं। क्लियर है? एंड कंपनी हैज फाइल्ड ROC वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस आके देख लो, यहाँ पर है, क्योंकि हो सकता है कि हमने बस पेपर में लिखा है, एक्चुअल में वो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट, पहला क्या, पूरे पैसे
और रजिस्टर ऑफिस वेरीफाई करा दो। ये दो चीज अगर हो जाएगी उसके बाद ही हमारी कंपनी काम चालू करेगी, अदरवाइज काम चालू नहीं होगा। ये है सेक्शन 10A, याद रहेगा। मे भी शायद ना हो, तुम लोग के चेहरे तो बता रहे कि नहीं पढ़ा। गौरी पढ़ा था क्या? नहीं, चलो याद आ गया। प्रोफेशनल, तुम सीएस प्रोफेशनल्स किन किन बातों का ख्याल रखोगे बताओ, हेडिंग बताओ। हमें सब्सक्राइबर का भी लेटर चाहिए कि हाँ वो ये काम करने को तैयार है। वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्ड ऑफिस, एंश्योर सारे अटैचमेंट क्लियर इनफ होने चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, घटिया घटिया है ना प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए। एंश्योर रजिस्टर्ड ऑफिस बिजनेस पर्पस के लिए काम कर रहा हो। टेक अ डिक्लेरेशन जो भी हमें चाहिए, ठीक है। एमसीए का सर्कुलर, कुल मिलाकर इन बातों का ख्याल रखेगा प्रोफेशनल काम करते वक्त। फाइनली फिर से इनकॉर्पोरेशन, लेकिन अब ये स्पेसिफिक किसके इनकॉर्पोरेशन की बात करें। अब तुम्हें ये 7 इंसान होते हैं, 3 डायरेक्टर होते हैं, ये सब मैं नहीं बताने वाली। एक कंपनी को स्टार्ट करने में कितने क्या होते, क्या ये सारी चीजें पढ़ सकते हो? बोलो। पब्लिक कंपनी, प्रोसेस किसका, किसकी प्रोसेस? ओपीसी। ओपीसी मतलब कौन सी कंपनी? 1%, जिसमें क्या लिखा होगा, प्राइवेट कंपनी होती है, एक नॉमिनी रख लेना पक्के से, मिनिमम एक डायरेक्टर होगा, ज्यादा से ज्यादा आप ज्यादा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मीटिंग पक्के से करा लेना। वही सारी घिसी पिटी बातें। निधि के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी तो ये प्रोसेस ऑलरेडी कवर हो जाएगी, ऊपर निधि की प्रोसेस पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो ये सब उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 8 की कंपनी ऊपर प्रोसेस बताऊंगी डिटेल में। कुल मिलाकर निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, जिनकी जो जो डिटेलिंग रह गई है वो यही प्रोसेस आगे चल के इन्होंने कंप्लीट करी, तो सेक्शन 8 की कंपनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है। बोला भैया सिन मिल गया, खत्म आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट। तो अब ये जो चैप्टर है 70-80% खत्म, बाकी जो 20% है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बचे हैं वो कल की क्लास में पढ़ाएंगे और इसे खत्म करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? पक्का? लेकिन मुझे मालूम है कि आप इसे बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, तो मुझे इसी का स्पेसिफिक टेस्ट लेना पड़ेगा, तब जाकर आप पढ़ोगे, नहीं तो ये छूटा रह जाएगा। आप नोटिस करो कि वहां कंपनी लॉ के सेकंड चैप्टर में जिसकी डिटेलिंग नहीं दी उसी की डिटेलिंग यहाँ दे रखी है। एक्स्ट्रा भी कुछ कॉमन भी ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी है ना जो दे रखा है, जैसे उसमें होल्डिंग सब्सिडी की डिटेलिंग दे रखी थी तो यहाँ पे उन्होंने नहीं दी, ठीक है। वहां पे उन्होंने कॉमन कुछ रखा है लेकिन कुछ नहीं भी, तो अनकॉमन चीजें पढ़कर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। डन। चलो तो आज की सभा यहीं समाप्त।